नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों को मैं पाठ 3 प्रकृति का सानिध्य पढ़ाऊंगी। बच्चों, प्रकृति के द्वारा हमें जो भी चीज़ें मिली हैं, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह नदी हो, चाहे वह सूर्य की रोशनी हो, ये कुछ भी हो, ये तीनों जो हैं, या वायु हो, ये सब जो है हमारे लिए अति आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे अगर हमें जल न मिले तो हमारा जीवन यानी कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। जल के बिना हम अपने जीवन की कामना भी नहीं कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये पर्वत जो है हमें अडिग रहना सिखाता है कि हमें खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। यानी कि ये जो पर्वत हैं यह हमें यह शिक्षा देते हैं कि हम अपने सत्य के मार्ग पर या हम अपने सत्य के लिए हमेशा अडिग रहें, तटस्थ रहें। हम कभी भी अपने उससे विचारों से, अपने कर्तव्य से, अपने अधिकारों से कभी भी विमुख न हों। पेड़ पौधे लाख इंसान नुकसान करता है पेड़ पौधों का, लेकिन पेड़ पौधे हमें हरियाली देते। पेड़ पौधों से ही हमें अन्न मिलता है, फल है, फूल है, अनाज है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें हमें वृक्ष से ही मिलती हैं। हम वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, हम वृक्ष को काटते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, वृक्ष हमें छाया देता है। जब कभी हम थक करके कहीं रास्ते में चलते रहते हैं, कहीं अगर वृक्ष दिखता है तो वहाँ पे जब छाया रहती है तो वो चीज़ हमें आराम देती है, सुकून देती है हमें, हमारे शरीर को। इसी तरह से जल है, जल वह शीतलता प्रदान करता है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को संभव कर पाए हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। बच्चों, सूर्य की रोशनी से कलियाँ खिलती हैं, फूल खिलते हैं, है ना। इस तरह से आप जो है देख रहे हो कि तीनों, सूर्य की रोशनी, जल, पर्वत, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो हैं वह हमारे लिए ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया वह तोहफ़ा है जिसको कि अमूल्य निधि कहते हैं। बच्चों, अगर जल ख़त्म हो जाएगा तो हम जल नहीं बना पाएंगे। वायु अगर न रहे तो हम सांस नहीं लेंगे, श्वास नहीं ले पाएंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान प्रकृति का दोहन कर रहा था, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा था, उस समय काका कालोलकर उन्होंने जो है इस चीज़ के महत्व को समझा और उन्होंने एक लिखा, प्रकृति का सानिध्य। यानी कि प्रकृति का सानिध्य यानी कि प्रकृति की समीपता। लेखक कह रहा है कि प्रकृति का सानिध्य यानी हमें प्रकृति से समीपता यानी कि उसकी निकटता हमें बनानी चाहिए। काका कालेलकर का यह लेख प्रकृति से मनुष्य के संबंध को प्रतिपादित करता है। उसके विचार से प्रकृति एक परिवार की तरह है जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ नदी, पहाड़ और मनुष्य की भी सम्मिलित है। यदि प्रकृति से मनुष्य पूरी तरह विच्छिन्न यानी कि विच्छिन्न मीन्स अलग हो जाना, एकदम उससे विमुख हो जाना, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विकास के लिए प्रकृति का उसी हद तक प्रयोग होना चाहिए जिस हद तक स्थिति सहनीय हो। यानी कि ये विच्छिन्न हो जाए का मतलब कि जब हमको प्रकृति अपने से विमुख कर देगी तो ना तो हमें अनाज मिलेगा, ना तो पेड़ पौधे नहीं रहने से हमें वायु नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और सूर्य के न रहने से हम जो है अपनी चीज़ों को उगा नहीं पाएंगे, उसको
अनाज रूप में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, या वो जो भी कुछ होता है जो स्वतः होता है वह प्रकृति के द्वारा ही दिया हुआ चीज़ होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, वह समाज में रहता है, लेकिन वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। वायु, जल, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं और इसको हम ग्रहण करते हैं, इसको हम सेवन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ़ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों से मुझसे पूछा। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की। काका कालेलकर जो थे बच्चों, वो कैमरा टांग लेते थे अपने पीठ पर, या ऐसे ही वह पेड़ पौधों के बीच में चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना, उसकी आवाज़ों को सुनना, ये सारी चीज़ें वह स्वयं करते रहते थे। तो उनसे कुछ लोग जो उनकी आलोचना करते थे, उन लोगों ने ये सुना कि ये तो उन्हीं के पास रहता है, प्रकृति में खोया रहता है, यानी कि पेड़ पौधों, चिड़ियों, जल, पहाड़, इन्हीं सब चीज़ों में यह व्यस्त रहता है। तो आखिर इसको उससे मिलता क्या है? इसको क्या प्राप्त होता है वहाँ से? वो सारी चीज़ें जो हैं, लेखक कह रहे हैं कि उन लोगों ने मेरी आलोचना ही की। प्रश्न तो किए ही, लेकिन साथ में उन्होंने मेरी आलोचना भी की। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमे होंगे, जान जोखिम में डालते हैं, यह तो है ही, लेकिन ज़िंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताबें भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी। उनको क्या जवाब दूँ? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से ही एक प्राणी मैं भी हूँ। भूल से ही अपने लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ, और जब असह्य होता है तब वहाँ हो आता हूँ। यानी कि वे कह रहे हैं कि लोग मेरे लिए इतना परेशान हो गए कि वे बार बार मुझसे ये कहते थे कि काका कालेलकर साहब जो है वह एक अच्छे पुरुष हैं, विचारक भी हैं। वो अफ्रीका जंगलों में जा कर के वहाँ के जानवरों को देख कर के आते हैं, घूमते हैं, करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मेरी आलोचना भी की। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ स्नेहमयी लोगों ने, कि मैं जो है उनकी दुनिया से अलग हूँ और मैं उनके साथ जाता हूँ। इस पर लेखक कहते हैं कि मैंने क्या कहा? मैंने तो बस ये कहा कि मैं इनमें से कोई एक हूँ जो अपनी सयानी दुनिया में आ गया हूँ। सयानी दुनिया उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पुरुष एक विवेकशील प्राणी है और वह अपने विवेक से ही सारा कार्य करता है, लेकिन जब वो प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने लगता है
तो उस समय काका कालेलकर को बहुत दुख होता था और उस समय जो है वह वहाँ से जब उनको असह्य होता था तो वहाँ से वो छोड़ करके वो प्रकृति के बीच में चले जाते थे, यानी कि जंगलों में घूमने चले जाते थे। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके इस प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, अन्यथा पेड़ पौधे के बिना इसमें रहा ही नहीं जाता। जैसे जंगल में, अब गांव में क्या है, चारों तरफ पेड़ है, हरियाली है ना, लेकिन बड़े बड़े शहरों में हमें सिर्फ चारों तरफ बिल्डिंग ही दिखती है, हमें और कुछ भी नहीं दिखता है। वहाँ जो है ऑक्सीजन की कमी दिखती है, वहाँ और भी चीज़ें जो हैं दिखती हैं। वर्षा का कम होना, पेड़ों के कटने के कारण जो वर्षा कम हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रकृति का दोहन करने से ही हुई हैं। शहर में बालिशत भर ज़मीन के लिए कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। या तो ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को दान देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा है। जैसे शहरों में क्या करते हैं लोग, छोटा मोटा गमला लगा लेते हैं, उसमें बागीचा लगा लेते हैं और उसके बाद जो है उसको कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ जो है मैंने प्रकृति के लिए सानिध्य स्थापित कर लिया है। तो इसको काका कालेलकर कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण को हम देते हैं गौदान, तो गौदान में क्या होता है, गाय को दान दिया जाता है। तो गाय बच्चों आजकल और भी महंगी हो गई है, तो उसको बहुत लोगों के पास जब पैसा नहीं होता है तो क्या करते हैं, ब्राह्मण को ₹151, ₹1.25, ₹5 जो भी है उससे जो है वो कार्य को करा लेते हैं। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक ओर असंख्य शिखरों के अनेक रूप और दूसरी ओर नीचे गिरता का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह के कृतार्थ को अनुभव करता हूँ। अपरिचय की भड़क मिटाने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आँखों में आदमियत नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो आदमियत लिखे हैं इन्होंने और जो आत्मीयता लिखा है, आत्मीयता होता है मतलब कि उनसे लगाव होना। आप कहीं भी देखोगे कि जब दाना डाल दो या कुछ कर दो, चिड़िया खाती रहती है, अगर आप जाओगे तो वहाँ से वो उड़ करके भाग जाती है, यानी कि वो इंसानों से डरते हैं। जानवर भी इंसानों से डरते हैं। तो वहीं पे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पशु पक्षी भी एक क्षण के लिए मुझे दुश्मन के तौर पर देखने लगते हैं। जब कुछ देर तक वे वहाँ पर रहते हैं तब वे समझ जाते हैं कि नहीं, यह एक इंसान नहीं, हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति आकर के हमारे पास खड़ा है। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे। यानी कि आदमी आगे भागो भागो, ये लोग जो है हमें काट देंगे या हमें मार देंगे, है ना।
हमारा जो दुरुपयोग कर लेंगे। ऐसी चीज़ों को जो है हम जब हैवानियत जैसे शब्द को कहते हैं तो पशु पक्षी हमें जो है आदमियत कहते हैं, हम लोगों को आदमियत कहते होंगे और उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी, लेकिन आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक ज़माना था जब हम देहात और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता में ज़्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखकर मुझे धन्यता महसूस होती थी। बच्चों, इस पाठ को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप इसे समझेंगे, जानेंगे और अगर यदि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। आगे का मैं आपको अलग से भेजूँगी। धन्यवाद।